चलो चलो कहाँ थे अपन? अगले टॉपिक्स पे आ रहे थे अपन। चलो तो अगले टॉपिक्स में पहला टॉपिक है अपना मैग्नेटिज्म। इसके दो पार्ट हैं, एक अर्थ मैग्नेटिज्म है और दूसरा वाला मैग्नेटिक मटेरियल्स है। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म में 1 मिनट में मेरे पास बना बनाया रखा है कुछ। मुझे कोई याद नहीं। एक्सपेरिमेंट्स अर्थ मैग्नेटिक लाइंस ये है। स्क्रीन शेयर कर दूं। चलो स्क्रीन दिख रही है? चलो ये अर्थ की फील्ड लाइन दिख रही है? दिख रही है? फील्ड लाइन हटा देता हूं अब मैं। चलो ये एक रेड कलर की लाइन दिख रही है और एक हमें ये ग्रीनिश कलर की लाइन दिख रही है। दिख रही है? ये ग्रीन कलर वाले जो हैं वो ज्योग्राफिक मेरिडियंस है। मतलब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। एक्चुअली जो साउथ है ना? हाँ। तो जो मैग्नेट है ना टिल्टेड है, देखो ऐसी टिल्टेड है, जबकि अर्थ घूम रही है किसी और डायरेक्शन में। देखो अर्थ घूम रही है किसके अबाउ? इसके अबाउ। और मैग्नेट स्लाइटली टिल्टेड है, देखा? मतलब ऐसा है असली में। ठीक है, लेकिन ये एंगल ऑफ टिल्ट अलग अलग जगह से देखने पे अलग अलग दिखेगा। जैसे यहां से दिखने पे एंगल ऑफ टिल्ट सबसे बड़ा दिख रहा है। रोटेशन बंद कर देता हूं, ये फील करो। ये एंगल, इनका जो टिल्ट एंगल है ये थीटा सबसे बड़ा दिख रहा है। इसी को अगर मैं रोटेट कर दूं तो ये थीटा छोटा दिखेगा लाइंस के बीच में, देखो। और यहां से दिखेगा कोई टिल्ट है ही नहीं। समझ क्लियर? तो बस आपको क्या समझना है इसमें कि इसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की दिक्कत क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग नहीं है। ठीक है, और इवन ये लगातार मूव भी कर रहा है, तो कई हजार साल बाद ये पलट भी जाएगा। ये लगातार ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बदल रहा है। ठीक है, तो 30-40 हजार साल बाद शायद ये नॉर्थ साउथ फ्लिप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ का रोटेट होना और अंदर जो मैग्नेट बन रही है वो चीजें ऑलमोस्ट अलग अलग हो गई हैं। चलो एनीवे, पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब समझो कि यहाँ पे मैंने एक कंपास लिया होता। 1 मिनट, स्क्रीन कैसे बंद हो गई? चलो अब दिख रही है? यहाँ पे ये कंपास लिया होता, मैंने वर्टिकल कंपास हटा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ कंपास देखूं तो कंपास की डायरेक्शन क्या है? किस तरफ पॉइंट? मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। इसीलिए इसे हम डिक्लिनेशन कहते हैं कि अगर कोई इसको असली नॉर्थ मान के चलेगा तो ये कहीं और पहुंच जाएगा। समझ गए? और ये पॉइंट टू पॉइंट बदलता है। देखो अगर मैं इसी को यहां रख दूं मैग्नेट को, अब यहां से देखें तो उतना बड़ा डिक्लिनेशन नहीं आएगा, नहीं, एंगल थोड़ा कम हो गया। हाँ सही है, सही। और इवन मैं यहां आ जाता तो टारगेट भले मैं मैग्नेटिक नॉर्थ को कर रहा हूं, लेकिन मैं असली नॉर्थ की तरफ ही जाऊंगा।
पक्के समझ गए? हाँ इसीलिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग अलग पॉइंट के अलग अलग होते हैं, समझ गए? हाँ। तो डिक्लिनेशन ये बताता है कि कितना डिक्लाइन कर रहा है, तो उतना हमें करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेट जो डायरेक्शन बता रहा होगा उसमें कोई करेक्शन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस जगह पे, जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ चले जाओ। लेकिन अगर हम यहां कहीं हैं तो मैग्नेट जिस तरफ जा रहा है उससे ईस्ट की तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है और हमें मुड़ना ईस्ट की तरफ पड़ेगा। ये फील आया? कि जैसे मान लो ये होता 5 डिग्री, तो 5 डिग्री वेस्ट ये डिक्लिनेशन है, तो करेक्शन किधर आएगा? 5 5 डिग्री डिग्री ईस्ट। ईस्ट। तो जो भी कंपास ने डायरेक्शन बताया है हम उसके 5 डिग्री इस तरफ खिसक जाएंगे। आ गया समझ में? और ये डिक्लिनेशन की मैक्सिमम वैल्यू 11 डिग्री के आसपास है, ठीक है? तो ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो इसी से हम दो टर्म डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन की हिंदी है प्लेन, ठीक? तो मैग्नेटिक प्लेन क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और उस पॉइंट को मिलने वाला प्लेन। तो जो रेड सर्कल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जो ग्रीन सर्कल है, ये फील कर पा रहे हो, वो ज्योग्राफिक मेरिडियन। प्लेन प्लेन फील आया? बिल्कुल आके से। तो ये सर्कल जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन प्लेन के बीच का जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। क्लियर? तो ये हमारा एंगल ऑफ, एक मिनट कलर, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उम्मीद है पहली चीज समझ में आ गई होगी। हम एक्चुअली क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें, जैसे हम दिमाग में ये मान के चलते हैं जिस तरफ नॉर्थ है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि जिस तरफ नॉर्थ है उस तरफ नहीं, उससे थोड़ा टिल्टेड हो सकता है, ठीक है? तो इससे हमने क्या डिसाइड कर लिया, किस प्लेन में है, ठीक है? लेकिन अब उस प्लेन में किस डायरेक्शन में है ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमेशा तो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन होती नहीं है। क्योंकि अगर हम इसकी फील्ड लाइन बनाएं तो देखो हर जगह हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये बदल रही है। एक कर से सिर्फ इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल है। चलो ये मेरिडियन वाली बात मैं मिटा दूं। सर इसमें जो नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा है गलत लिखा है ना? नहीं, सही लिखा है। एक्चुअली वो साउथ पोल है, लेकिन नाम उसे मैग्नेटिक नॉर्थ देते हैं, है साउथ पोल ही। कॉपी में ये लिखा था ज्योमेट्रिक नॉर्थ हमारा मैग्नेटिक साउथ होता है नहीं? हाँ तो बिल्कुल सही है ना, वही साउथ पोल है, जिसे मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा है वो साउथ पोल है। पोल अगर लिखेंगे तो हम उसे साउथ पोल लिखेंगे। मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब नॉर्थ जो हमें मैग्नेट ने बताया, समझ गए? वो नॉर्थ जो मैग्नेट ने बताया वो एक्चुअली साउथ पोल है, ठीक है? पोल अगर होगा तो हम उल्टा कर देंगे। चलो ये पहली चीज समझ में आ गई, मिटा दूं? हाँ। चलो, तो प्लेन हमें मिल चुका है किस प्लेन में है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं यहां फील्ड लाइन बना, तो ये जो फील्ड लाइन है, अगर मैं अर्थ की ओपेसिटी कम कर दूं तो ये दिख रहा है कंपास की फील्ड लाइन है। देखो डाइपोल की लाइंस ऐसी तो होती, लेकिन डाइपोल की लाइंस सिर्फ इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल है, और एक्चुअली किस इक्वेटर पे? मैग्नेटिक इक्वेटर पे। झिलाई? मैग्नेटिक इक्वेटर पे लाइंस हॉरिजॉन्टल। क्लियर? लेकिन कहीं और ये लाइंस एंगल पे है। तो जो येलो कलर का जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल टाइप का, ये मैं डायरेक्ट कह सकता हूं यही मैग्नेटिक मेरिडियन है। सही बात है उस पॉइंट का। क्लियर? तो इसको घुमा के देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने एक्चुअली पॉइंट ही ऐसा लिया है कि दोनों मेरिडियन मैच कर गए। अब देखो यहां से सामने से देखो, येलो वाला और रेड वाला सर्कल सेम है, सेम प्लेन में। और सही बात है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी इस जगह की। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तिरछी हैं,
तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो हमारा कंपास बताता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो कंपास नहीं बता पाता। पक्का समझ गए? हम्म। और डिप फील आया कि डिप कितना डिप कर रहा है, ये डिप है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपास से आपको डिप कभी नहीं दिखेगा, सही है। डिप के लिए तो वर्टिकल कंपास चाहिए। हाँ हाँ तो अगर मैंने इसी केस में ये कंपास बदल के मेरिडियन हटा देता हूं, कंफ्यूज कर रही है, ये कंपास बदल के मैंने वर्टिकल कंपास रख दिया होता, तो देखो वर्टिकल कंपास कहां दिखा रहा है, ये फील आ रहा है कहां दिखा रहा है, टेंजेंट है इसके, पी नेट के अलोंग दिखा रहा है। समझ गए? तो वर्टिकल कंपास हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में रख रखा है, तो इसीलिए इसकी ये जो डायरेक्शन है ये एक्चुअल डिप है, ये फील आया ट्रू डिप, ये ट्रू बीएच है, हाँ ये ट्रू बीवी है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में था। फील आया? हाँ हाँ और ये डिप अलग अलग, अगर हम अलग अलग पॉइंट पे देखें तो समझ में आ रहा है कि ये इक्वेटर पे डिप ऐसी होगी 0, हाँ जी पोल्स पे 90 90। क्लियर? और अलग अलग पॉइंट पे ये डिप अलग अलग है। क्लियर? तो हमें 3 चीजें चाहिए, एक चाहिए मेरिडियन जो हम समझ चुके हैं, मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन उस पॉइंट का, दूसरा चाहिए हमें डिप, और तीसरा चाहिए बी एच या बी वी में से कोई एक। ये 3 मिल गए तो हम ट्रू डायरेक्शन निकाल लेंगे ऑफ अर्थ बी एट पॉइंट। पक्का फील आया? आगे। आगे हाँ ठीक है, तो ये 3 चीजें चाहिए। हाँ, इसमें बस हालांकि इस सिमुलेशन में ये फैसिलिटी नहीं है कि हम इसको थोड़ा टिल्ट कर सकें। यहां क्या है कि ये जो हमारा कंपास है, वर्टिकल कंपास, ये ऑलवेज इन मैग्नेटिक प्लेन है। इंटरेस्टिंग तब होता जब ये मैग्नेटिक प्लेन से किसी एंगल पे होता। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है, देखो सेम प्लेन में। अगर ये इस प्लेन से टिल्टेड होता, मान लेते हैं ये थीटा टिल्टेड होता कंपास, तो अब इसका सोचिए वर्टिकल कंपोनेंट सही आता, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीएच ना आके बीएच कॉस थीटा आता। वर्टिकल हमारा सही आता बीवी, क्योंकि हमने क्या रखा है, प्लेन इज वर्टिकल बट एट सम एंगल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसके प्लेन में नहीं है, और प्लेन में नहीं है तो बी एच ना आके कोई और कंपोनेंट आएगा। तो मैं इसको फिगर बना के दिखाता हूं, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, और हमने कंपास गलती से कहीं और रख दी, ये हमारा प्लेन ऑफ वर्टिकल कंपास, यहां तक झिला। तो ये हमें जो मिलेगा वो बी एच का कॉस थीटा मिलेगा, लेकिन ये अभी भी बी भी मिलेगा। फील कर रहे हो, ये बी एच था, और ये इस प्लेन में जो रिजल्टेंट आएगा वो बी नेट, ये कुछ गलत डायरेक्शन आएगी, तो डिप भी गलत आएगा। तो इस डिप को डेल डैश लिखूं? जी सर। तो डेल डैश इज कॉल्ड एपरेंट डिप। हाँ। और ये दिख रहा है बी वी बाय बी एच। अरे तू क्रैक है कि तूने वाईफाई क्यों बंद कर दिया? मतलब रिलेशन अगर निकालूं तो रिलेशन क्या बनेगा? पागल कहीं का। बस कॉट डेल डैश, कॉट डेल डैश क्या बनेगा? ये बी एच बाय बी वी कॉट डेल इनटू कॉस थीटा। क्लियर? पक्का है समझ में? हाँ सर। कि ये वजह क्या है, देखो अगर हमसे कहा कि हमने तुम्हें 2 मैग्नेट दे दी, अब तुम जाओ मैग्नेटिक मेरिडियन पता करो, मैग्नेट दे दी तुम्हें एक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पहले से तो पता है नहीं कि हमारे यहाँ ट्रू नॉर्थ क्या है, ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है। क्लियर? तो हम पहली बार किसी भी वर्टिकल प्लेन में रखेंगे तो शायद वो गलत होगा, तो हम क्या दिमाग लगाते हैं इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं, ले लिया। है ना। हम इसमें दिमाग ये लगाते हैं कि
हमें नहीं पता कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, तो हम पता भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक इस प्लेन में आंसर निकाल लेते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आंसर निकाल लेते हैं। तो ये एक प्लेन P1, ये प्लेन P2, P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, क्लियर। और हम यहां पे अगर अपनी मैग्नेटिक, ये जो प्लेन है रेड वाला, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्लियर। तो हम दो डिप निकाल लें दोनों प्लेन में। तो अगर कॉट डेल 1 इज इक्वल टू कॉट डेल इंटू कॉस थीटा आएगा, तो दूसरे का कॉट डेल 2 इज इक्वल टू कॉट डेल इंटू साइन थीटा आएगा। स्क्वायरिंग कर दूं तो कॉट स्क्वायर डेल 1 कॉट स्क्वायर डेल 2 का अंडर रूट कॉट इनवर्स इज इक्वल टू डेल। मिल गया ट्रू डिप। समझ गए ट्रू डिप पता करने का तरीका। अगर डिप आपको पता करना है, हाउ टू मेजर डिप, तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। आप एक प्लेन में आंसर निकालो, दूसरे प्लेन में निकालो, दोनों के डिप निकालो और कॉट थीटा के स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपको एक्चुअल डिप निकल आएगी। जुगाड़ समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। इस पर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा अगर होगा। ये कॉट है, कॉट इनवर्स है। इंक्लिनेशन का यूज किसका? डिक्लिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हम देखो अभी समझ में आ जाएगा, यहां तक ठीक है। हाँ। तो अब देखो किसी भी पॉइंट पे हमें डिप मिल चुकी है, और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाए और डिप मिल जाए तो आपका काम हो गया ना। तो ये बी नेट मिल गया, हाँ। बी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, बस ये प्लेन नहीं पता चला। लेकिन प्लेन कैसे पता चल जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपास का जो नॉर्थ जिस तरफ बताएगा, हाँ। उससे वर्टिकल प्लेन पास होने वाला ही तो एक्चुअल प्लेन है मैग्नेटिक। सोचो, यही बना दो हॉरिजॉन्टल कंपास। हाँ। देखो वर्टिकल हटा दो, हॉरिजॉन्टल कंपास का जो नॉर्थ जा रहा है उससे एक वर्टिकल प्लेन बना दो, वही मैग्नेटिक मेरिडियन है। आया समझ में? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक कंपास ऐसा रखें, एक कंपास ऐसा रखें। ठीक है, ये दो कंपास है, ये फील आ रहा है। और हम क्या करें, ये रोटेटेबल है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो इसका नॉर्थ जिस तरफ बता रहा है, इसको सेम प्लेन में ले जाओ। आ गया समझ में? हाँ। और फिर इसका एंगल ढूंढ लो, तो यही ट्रू डिप आएगी। सही। सोचो, कॉमन सेंस दिखेगा। तो इस डिवाइस को कुछ और नहीं, डिप सर्कल कहते हैं। ये डिप सर्कल है, मैं गूगल पे दिखा देता हूं। अच्छा। ये देखो, इसमें दो निडल कंपास होते हैं, कुछ कुछ में मतलब होने चाहिए, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा, शायद हो सकता हो, पहले थोड़ा सा तो बड़ा हो जाए। चलो, ये फिगर समझ में आया। ये अगर हम यहाँ पे, अब ये इस प्लेन में कहीं भी घूम सकता है, तो सोचो इसको रोटेट करेंगे तो ये एंगल वेरिएबल होगा, डेल वेरी करेगा विथ ओमेगा। ये फील आया? ओमेगा मतलब ये थीटा है। क्यों? क्योंकि कॉट डेल की वैल्यू बी एच कॉस थीटा बाय बी भी होगी, और थीटा वेरिएबल है, तो डेल वेरिएबल होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिप आएगी, अलग अलग एंगल पे सब। और डिप मैक्सिमम कब आएगी? मैग्नेटिक जब मेरिडियन, मेरिडियन प्लेन में होंगी। क्योंकि जब बी एच आपका मैक्सिमम होगा, थीटा 0। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये डिप सर्कल है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंपास यहां रख सकते हैं, और जिस कंपास के प्लेन में इसको रख दो, और अगर दोनों सेम प्लेन में है तो ट्रू डिप है। लेकिन अगर आपके पास ये कंपास नहीं है, तो क्या करोगे, दो किन्हीं भी परपेंडिकुलर में निकाल लो, और कॉट डेल 1 कॉट डेल 2 स्क्वायर करके ऐड कर दो, कॉट स्क्वायर डेल आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हाँ।
तो ये हुआ अपना पार्ट 1 खत्म, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर ऐसा लगे तो ये सिमुलेशन की लिंक मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, देख लेना, वैसे लगता नहीं जरूरत लगेगी। ठीक, तो समझ गए डिक्लिनेशन का मीनिंग, डिप का मीनिंग, हाँ सर, हाँ। एपेरेंट डिप का हाँ। मीनिंग, और BH BV B नेट में रिलेशन। ठीक, सर डिक्लिनेशन पे कैसे क्वेश्चन बनेगा? डिक्लिनेशन पे दिया होगा और पूछा होगा किस तरफ मुड़ना है, बड़ा सड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन Okay. डिक्लिनेशन पे ऐसा बना होगा कि 2 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है, तो और आप जा रहे हो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा सही करने के लिए? तो 2 डिग्री ईस्ट जोड़ देना इसमें, तो 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ जाएगा आंसर। झला? ठीक, सी हमेशा ज्योमेट्रिक टर्म्स में दिए रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह का दिए नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखो सिंपल सी बात है, या तो डिक्लिनेशन वेस्ट होगा या डिक्लिनेशन ईस्ट होगा, पता है। और ये इवन डायरेक्शन भी बदल सकता है डिक्लिनेशन अपनी। मतलब डिक्लिनेशन देखो, अभी हमें ये लेफ्ट दिख रहा है रेड वाला, उस तरफ जाएंगे तो उल्टी तरफ दिखेगा, देखो उस तरफ से देखोगे तो, ये आया समझ? ईस्ट वेस्ट को रोटेट कर दें। समझ गया ना, 2 प्लेन ही तो हैं, आप उस तरफ से एक तरफ देखोगे से तो उल्टा लेफ्ट है तो दिखेगा एक ना। तरफ राइट है। हाँ, सही बात। और पॉइंट अगर आप उधर ले गए तो ये पलट जाएंगे, इसको पकड़ के अगर आप उस तरफ ले गए तो। पकड़ में नहीं आ रहा, चलो एनीवे, ठीक। चलो। हाँ, अब इसमें जो और क्वेश्चन आते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड वाले EMI में जो आता है, हाँ। तो उसके लिए आपको सिंपली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझनी होगी, बाकी किसी की हमें जरूरत नहीं, ना कंपास की ना किसी की। ठीक है, अर्थ की ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं, ऐसा है। तो क्वेश्चन जैसे आते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, जैसे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया नॉर्थ में, तो इधर है, इधर नॉर्थ ये है, फील आ रहा है? सबका नॉर्थ क्या होगा? जो इसकी तरफ डायरेक्शन होगा, है ना। उन क्वेश्चन में हम डिक्लिनेशन वगैरह को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्वेश्चन में जनरली आता नहीं है। तो अब तुम ये फील्ड इमेजिन कर सकते हो, तो क्वेश्चन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ आएगा, कौन सा किस तरफ आएगा। हालांकि मैंने आपको टॉप व्यू वाला तरीका बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी बना लो, हाँ। ये BH है, BV ये है। तो अब अगर आपने इसको वर्टिकल इलेक्ट्रॉन को भेजा या पॉजिटिव चार्ज को वर्टिकल भेजा, तो सिर्फ कौन असर डालेगा इस पे? BV। हॉरिजॉन्टल भेजा या वर्टिकल भेजा तो सिर्फ BH। लेकिन अगर इस तरफ भेजा तो दोनों असर डालेंगे। दोनों। हाँ, इक्वेटर पे होगा तो BV मिसिंग होगा, पोल्स पे BH मिसिंग होगा, कहीं और दोनों आएंगे। ठीक, चलो, तो अर्थ वाला लफड़ा अपना हो गया खत्म। अब आते हैं अपन दूसरे कॉन्सेप्ट पर। इस पर से हाँ, क्वेश्चन की वैरायटी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन एक तो डिप वाला कि एपेरेंट डिप दी होंगी, एपेरेंट डिप्स दी होंगी और ट्रू डिप पूछी होगी। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन। दूसरा BH BV कुछ दिया होगा, डिप पूछा होगा या उल्टा। ठीक, और तीसरा टाइम पीरियड का 2π√I/m/BH। ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कुछ और नहीं, एक मैग्नेट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में BH के अलोंग है, नॉर्थ साउथ। तो वाले केस बता दीजिए, जब 2 रॉड एक साथ चिपके रहते हैं ना अलग अलग ओरिएंटेशन में, तो अब महासड़ा है रे, ये फ्री टू रोटेट है, यहां तक ठीक है। अरे वो ऐसे होते हैं कि टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट ऐसी ली, एक बार ऐसी ली, SN इस तरफ, और एक बार हमने SNNS ऐसे लिया इस तरफ। चलो एक और ले लेता हूँ, इतना ले रहे हैं, एक बार मैं क्रॉस ले लेता हूँ तीनों को इस तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं?
काइनेटिक मूवमेंट जोड़ेंगे। तो अब टाइम पीरियड निकालते तो पहले का टाइम पीरियड आता 2 पाई अंडर रूट I1 प्लस I2 बाय M1 प्लस M1 M2। plus M2 दूसरे का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी जुड़ेंगी, मैग्नेटिक मोमेंट घटेंगे। कटेंगे। तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी जुड़ेंगे, ये झला। हाँ हाँ इस एक्सिस में कैसे भी घुमा दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा सही बात इसके सेम अंदर। रहेगा हाँ अंडर लेकिन रूट M1। M1 square plus M2 square कर लो। आ गया समझ में? हाँ हाँ हैंस प्रूफ। चलो आ गया। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, चौथा टेंजेंट लॉ। घबराना मत, टेंजेंट लॉ नई चीज कुछ नहीं है। एक B1 इधर है, एक B2 इधर है, हमने एक कंपास यहां पे छोड़ दिया, तो कंपास किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? tan inverse B1 by B2 बस हो गया। तो थीटा tan इनवर्स B1 बाय B2 झिला। रिजल्टेंट की लेंथ पे जाएगा ना। हाँ बस। बस। तो अगर दो परपेंडिकुलर फील्ड में हमने मैग्नेट को रख रखा है तो रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा। दो क्या कितनी भी होती, रिजल्टेंट के अलोंग अपने आप को अलाइन करता। तो दो परपेंडिकुलर फील्ड बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो एक तो देखो, एक तो फ्री की हमें फील्ड मिल ही जाती है हमेशा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक फील्ड हम बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल ले ली, एक फील्ड मिल गई। हाँ इसकी फील्ड अंदर की तरफ है, करंट का जाएगा। इसकी फील्ड अंदर या बाहर जो भी मान लो। दो परपेंडिकुलर चाहिए और एक मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूं, तो दो फील्ड परपेंडिकुलर हो गई। और अगर मैंने इस पे नीचे एक कंपास लगा दिया होता, एक मिनट फैसिलिटी रख लूं कंपास लगाने की, तो यहां पे अगर मैंने ये कंपास यहां लगाया होता तो इसका नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ पॉइंट करता। यस सर। ये समझ में आया? सोच पा रहे हो? हाँ इसका टॉप व्यू जब आप देखोगे तो आपको दो फील्ड दिखेंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक इसकी म्यू 0/4 पाई एटसेट्रा वाली, और निडल आपको ऐसी दिखेगी। झिल गया? हाँ तो ये थीटा निकाल के टेंजेंट लॉ से काम चल जाएगा। बिल्कुल। दरअसल ये टेंजेंट गैल्वोमीटर है, जो डिवाइस मैंने बताया ना वो टेंजेंट गैल्वोमीटर है। दिखाता हूं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बिल्कुल कॉमन सेंस दिखेगा। एक मिनट, वो फिगर शायद ज्यादा अच्छा था। इसमें क्लियर किसमें दिख रहा है? ये इसमें दिख रहा है क्लियर। हाँ एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर दूं। चलो स्क्रीन दिखी? हेलो, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ये तो मैं वाइट जो दिख रहा है, इस पे एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है। इसका एक तार इधर है, एक तार इधर है। तो यहां से हम बैटरी कनेक्ट करेंगे जिससे हम करंट भेजेंगे। झिल गया? और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आएगा। तो जब करंट 0 होगा तो निडल की डायरेक्शन कहां होगी, बता सकते हो? BH 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 के डायरेक्शन पे अलोंग। होगी। तो ये हमारा BH है, तो निडल BH के अलोंग होगी। तो हम उसी के अलोंग इसका डायल घुमा के उसको 0 बना लेंगे। इसके डायल को हम रोटेट कर सकते हैं, तो हमने 0 बना लिया। और निडल कहाँ है? क्लियर? इधर है। क्लियर? अब हमने जो ही करंट भेजेंगे एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो ये निडल रोटेट करेगी। तो अब हमारा एक और फील्ड आ जाएगा B ड्यू टू कॉइल। तो ये निडल हमारी यहां से रोटेट होके थीटा घूम गई, और ये थीटा मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है, सर्कुलर डिवीजन पे रीड कर पाओगे, तभी तो ये नंबरिंग बनी है ये। हाँ बिल्कुल। तो ये थीटा हम रीड कर लेंगे, और हमें पता है कि उस tan थीटा की वैल्यू B कॉइल बाय B H है, ये तो रहेगा इससे। और B कॉइल म्यू 0/4 पाई N इंटू I इंटू 2 पाई R बाय R, 2 पाई बाय R लिख सकते हैं। BH मिल गई। तो इक्विलिब्रियम Upon एंगल BH कैसे है ना? बिल्कुल बिल्कुल tan थीटा। तो ये I प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा है। क्लियर? तो ये लीनियर ग्रेजुएशंस नहीं आएंगे, हाँ सर। मतलब इसके ग्रेजुएशंस ऐसे होंगे कुछ,
करंट, अगर करंट की रीडिंग देखें तो ऐसे होंगे कुछ, अगर करंट की बनाए, लेकिन ये करंट की नहीं बनाते, ये थीटा की बनाते हैं। देखो हर जगह इक्वल दिख रही है, इसका मतलब इसमें कहीं एम्पियर वेम्पियर नहीं लिखा होगा, आपको इस फॉर्मूले से एम्पियर निकालना पड़ेगा कितना है। आ गया समझ में? अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट आउट करके लगाते तो इसकी रीडिंग कुछ ऐसी आती, यहां पास पास आती। सर ये रीडिंग वाली बात समझ में नहीं आई, एम्पियर वाली बात। ये आया समझ में? ऐसी आती ग्रेजुएशन। थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, टेन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो ये इक्वी स्पेस नहीं होंगे। इनिशियली गैप 0 के नेबरहुड में गैप ज्यादा होगा, 90 के नेबरहुड में गैप कम होगा, जल्दी जल्दी टेन थीटा बदल रहा होगा। और आइडियली ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मेजर, इनफाइनाइट करंट मेजर कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली सही है कि इसके नेबरहुड में ग्रेजुएशंस इतने पास हैं कि हमारा प्रिसीजन काफी कम आएगा। सही, ठीक, समझ गए ना? 80 से 90 के बीच में तो इनफाइनाइट रेंज कवर अप हो रही है ना? इसीलिए वो ग्रेजुएशन बनाते ही नहीं है, लफड़ाई खत्म कर देते हैं। क्लियर? इसीलिए ग्रेजुएशन ना बना के सीधे क्या किया हमें ये सब इसमें लिखा होता है, एन कितने हैं ये लिखा होगा, रेडियस कितनी है लिखी होगी, ये सब लिखा होगा। और रियलिटी है मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इस टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। BH आप किसी और तरीके से निकाल लो, तो आप टेन थीटा से थीटा हम मेजर करके निकाल चुके हैं, करंट मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। कॉमन सेंस है? हाँ सर ये थोड़ा सा ये थीटा वाली बात थोड़ी कम समझ में आ रही है। वो जो रीडिंग उसमें लिखी किसकी होती है, एम्पियर्स की लिखी थीटा होती है? थीटा दिख नहीं रहा है, इक्वी स्पेस है, थीटा है। तो आप तो गलत बोल रहे हो कि ये तो गलत है, मतलब टेन थीटा होना चाहिए। मैंने कब बोला ये गलत है? तो टेन टेन थीटा देता है, आपने बोला तो अभी टेन मैंने जस्टिफाई किया कि टेन थीटा लिखना पॉसिबल नहीं है, यहाँ इतनी सारी रीडिंग आ जाएंगी पास पास कि ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रेंज इन्फिनिटी हो गई है। हाँ। हीट इंस्ट्रूमेंट वाले में मैंने कहा था ग्रेजुएशंस नॉन लीनियर होते हैं, आई स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आई स्क्वायर इन्फिनिटी तक थोड़ी ना जा रहा है, जैसे करंट 0 से 2 है तो आई स्क्वायर 0 से 4 है, I/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है। सही बात। तो यहाँ इनफाइनाइट आ गया, इसीलिए वहां बनाना असंभव है। ठीक, ओके, अप्रोच आ गई समझ में? चलो आते हैं अगला, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस तीनों को। लेकिन उससे तो अपना टेन थीटा निकल के आ रहा है ना सर? तो छापना पड़ेगा ना फॉर्मूला, कुछ मेहनत नहीं करोगे। ठीक। पैरा फेरो, डायमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव, इसकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव, इसकी ससेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा पॉजिटिव। परमिएबिलिटी 0 से 1 के बीच में, परमिएबिलिटी 1 से बड़ी, परमिएबिलिटी 1 से काफी बड़ी। ठीक है, ये रिपेल्ड, बेहतर है मैं लिखूं वीकली रिपेल्ड, ये वीकली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। और क्यों ऐसा है? क्योंकि बी इंड्यूस्ड इज एंटी पैरेलल टू बी एक्सटर्नल। क्लियर? यहां बी इंड्यूस्ड इज पैरेलल टू बी एक्सटर्नल। और लॉजिक क्यों ऐसा क्यों था? ये लेंज लॉ है, ये अलाइनमेंट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है डोमेन फॉर्मेशन की वजह से, ग्रुपिंग की टेंडेंसी है, तो ये था। ठीक है, तो पॉइंट लिखा 1 2 3 4, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो ससेप्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रफली। ठीक है, लेकिन यहां ससेप्टेबिलिटी 1 टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। यहां ससेप्टेबिलिटी 1 T माइनस टी क्यू, T ग्रेटर देन टी क्यू। याद आया कुछ? ये क्यूरी टेम्परेचर वो है पैरा फेरो में, फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाए।
ऑब्वियसली इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हाँ हर फेरो पैरा में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पैरा फेरो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डोमेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी उस मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। ठीक, डायमैग्नेटिक तो ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट होती है ना टेम्परेचर के साथ, लिखा तो है कांस्टेंट, तो आपने प्रोपोर्शनल लिख रखा है टी क्रिटिकल के। टी पे 0 है पावर। अच्छा अच्छा, ये ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर, थर्ड वाली को इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे ना, है टीसी। ना? और बी एक्सटर्नल और बी इंड्यूस्ड और एच और आई का ग्राफ ही बना लेते हैं, हाँ ठीक है, आई और एच का ग्राफ, तो इसका बनेगा ऐसा, क्लियर, इसका बनेगा ऐसा और इसका बनेगा, झल गया। ये माइक किसका है रे? यस तोमर है कोई। किसके साथ? चलो हाँ, यहां तक क्लियर है, पक्का? यस सर जो थर्ड वाला उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर नहीं कहेंगे ना? नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं, और क्योंकि अकेला थर्ड वाले T होना हमारे सेकंड वाले में चेंज हो जाएगा फिर टेम्परेचर। है। हाँ, टी केल्विन में है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले डालो। ले लो। एग्जाम्पल थोड़े बहुत पता होना चाहिए, डायमैग्नेटिक का शायद कॉपर है, इसका एल्यूमिनियम वगैरह होगा, फेरोमैग्नेटिक का तो आयरन है। ठीक, चलो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम एक मैग्नेट लाए तो वो स्लाइटली दूर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ क्या होगा? समझ गए? कांस्टेंट। तो डायमैग्नेटिक की बात चल रही है, ठीक। इसका लास्ट पार्ट, आई वर्सेस एच का फोटो, आई और एच का ग्राफ कैसा बनेगा? लोडिंग अनलोडिंग होगा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग की तरह, कि ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इस तरह। इसमें आई और एच क्या है? एच क्या है? B/μ0, ठीक है, और आई क्या है? डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम, पर वॉल इंड्यूस्ड पर वॉल्यूम पर मीटर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और B/μ0 ये हमारा H है, ये इन दोनों का रेशियो, और I की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स H, क्लियर। और एरिया इज प्रोपोर्शनल टू हीट इन साइकिल। और ये समझ गए, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल, और कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी दिख ही रही है इसके अंदर, ये रिटेंटिविटी है, ये रिटेंटिविटी है, नीचे वाली कोएर्सिविटी। और यूनिट समझ पा रहे हो इनकी? एच और आई की यूनिट है, ऑब्वियसली एच और आई की सेम यूनिट है, V/μ। एच और आई की यूनिट एम्पियर NI पर मीटर, समझ गए? ठीक, हाँ सही। हम्म। अब इस पे क्वेश्चन दो तरह के बनते सर पर यूनिट पहला वॉल्यूम क्वेश्चन- होता था शायद हीट इन साइकिल। हैं। हाँ, पर वॉल्यूम, पर क्या हीट इन साइकिल तो मैं भी शायद ही पर बोल रहा मीटर, हूँ। हाँ Units हाँ का सही, but unit नहीं आता सही है। बोल रहा है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं सब, पर मीटर क्यूब ही है, पर यूनिट वॉल्यूम ही है, पर साइकिल पर वॉल्यूम। हाँ चलो, अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सीधे हमें B दिया होगा, H दिया होगा, और इसका सबसे आसान क्वेश्चन यही बनाया जाता है कि इसमें करंट I है, इसके अंदर एक रॉड रख दी, रॉड की डायमेंशन कुछ दे रखी होगी L T, ससेप्टिबिलिटी दे रखी होगी कुछ, है ना, जैसे ये दे रखी है, और इस पे करंट आई है। अब पूछा है डाइपोल मोमेंट कितना आएगा इंड्यूस्ड, तो ये आएगा ससेप्टिबिलिटी टाइम्स B, ससेप्टिबिलिटी टाइम्स μ0 NI/μ0, लेकिन ये पर वॉल्यूम है तो इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा,
आ गया समझ में? तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? ससेप्टेबिलिटी टाइम्स μ0 ni बाय μ0 इनटू EL, ये डाइपोल मोमेंट इसके अंदर पैदा होगा। क्लियर? नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया। दूसरा एक क्वेश्चन बार ये फिर बनेगा, से नीचे वाला फिर ब्लू से वाला। वही बोलूंगा मैं, डाइपोल मोमेंट कितना पैदा हुआ। तो फॉर्मूला देखो, आई की वैल्यू ससेप्टेबिलिटी टाइम्स एच है, ये एच लिखा है, हाँ। तो ये आई में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ना। आई में बोल रही हूँ। अरे यार आई की वैल्यू m बाय v है ना। हाँ ठीक है ठीक। आंसर यहाँ पे टर्न पर यूनिट लेंथ है ना। हाँ ठीक। ठीक। और दूसरा बनता है कौन सा फोटो किसके लिए यूज करेंगे, ये बहुत ही कॉमन है। जैसे ये फोटो है, ये एक पतला सा फोटो, तो अगर हमें मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट, तो क्या चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए? पहला वाला कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी है। परमानेंट मैग्नेट में रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी हाई चाहिए। हमें एरिया से मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही बार तो हमें इसको मैग्नेटाइज करना है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी लो चाहिए। दोनों का। तीसरा सॉफ्ट आयरन कोर चाहिए ट्रांसफार्मर की, तो एरिया हमें स्मॉल। हाँ ऑब्वियसली ससेप्टेबिलिटी हाई, क्योंकि हम चाहेंगे फील्ड लाइन ज्यादा लिंक हो, लीकेज कम से कम हो फ्लक्स का। एरिया स्मॉल और ससेप्टेबिलिटी हाई। ससेप्टेबिलिटी यहाँ पे स्लोप है, और एक्चुअली स्लोप का उल्टा है। नहीं स्लोप ही है, स्लोप ही है, स्लोप भी है। हाई ही ऊपर है, स्लोप है। ठीक है, ये समझ गए? थीटा tan इनवर्स ससेप्टेबिलिटी। चलो तो स्क्रीनशॉट ले डालो। थीटा बीच वाली लाइन का कि किसी भी लाइन का? सर वो किसी भी लाइन। अरे किसी भी लाइन का, जब भी बात चल रही है, ओरिजिन से पास तो सिर्फ यही हो रही है ना। हाँ सही है। चलो मिटा रहा हूं, मिटा दूं। ये हो गया खत्म अपना चैप्टर। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन क्या है अपना? डायोड। ठीक, ये डायोड का सिंबल, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। तो पहले तो ये समझो कि ये जो प्योर डायोड है, प्योर और डोप्ड, ये ऑलमोस्ट रेजिस्टर है, ऑलमोस्ट इंसुलेटर। क्लियर? डोप्ड है कंडक्टर इन वन डायरेक्शन, इंसुलेटर इन अदर डायरेक्शन। ये छोटी सी मतलब सादे टर्म में ये हम बात करेंगे, अदर डायरेक्शन। ठीक, तो हम इसी से इसका एक यूज तो हमें निकल के आया, यूज एज अ वॉल्व। एज अ वॉल्व समझ में आया? दैट अलाउज करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। ओनली, ठीक, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट जाने देना था, तो इसको एज अ वॉल्व यूज करो। और इसी एज अ वॉल्व का प्रिंसिपल हमने काय में यूज किया था? रेक्टिफायर में। क्लियर? तो ये सबसे पहला पर्पस था जो डायोड का ढूंढा गया। अब देखिए एलईडी, सोलर सेल, ये तो किस्मत से बाद में निकल आए। बेसिकली वॉल्व के रिप्लेसमेंट के लिए डायोड बनाया गया था। पहले वॉल्व के लिए गैस यूज करते थे, और असली में वॉल्व यूज करते थे, पता है? आयोनाइज्ड गैस में वॉल्व यूज करते थे, कि ऐसा एक वॉल्व लगा रखा है, ठीक है, ऐसा एक वॉल्व है, यहां से आयंस है, तो इस तरफ से इस तरफ तो मूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ से जो ही मूव करना चाहेंगे ये वॉल्व बंद हो जाएगा, फुटबॉल में जैसे होता है। तो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउड था। डिवाइसेस पहले बड़े होते थे।
हाँ, तो ये कांच के बने होते थे ना, हम्म। वैक्यूम ट्यूब कहते हैं जिनको। अंदर वैक्यूम मतलब काफी लो प्रेशर पे आयंस रखते थे एयर को आयोनाइज करके। तो ये बिजली भी बहुत ही ज्यादा खाता था और काफी बल्की होते थे, लेकिन इसने प्रोसेसिंग भी डायोड ने बहुत होती होगी। क्या, प्रोसेसिंग भी बहुत स्लो होती होगी। हाँ, प्रोसेसिंग स्विच ऑन ऑफ कैपेसिटी सही नहीं थी ना, वो तो होगी प्रोसेसिंग स्लो। मतलब ये सेमीकंडक्टर की जुगाड़ ने ही तो दुनिया बदल दी। वैक्यूम ट्यूब वॉल्व, देखो ये हैं, ऐसे होते थे। पुराने रेडियोज में आते थे, ये देखो, दिखा। सर ये एक होता कितना बड़ा था? डिपेंड करता था साइज, अलग अलग साइज के अलग अलग होते थे। 1600 का एक है। देखो ये एम्पलीफायर में लगते थे, इसकी इसकी वो देखो, प्री एम्पलीफायर बोर्ड, हेडफोन एम्पलीफायर, मतलब इन्हीं की मदद से ट्रांजिस्टर भी बनते थे। तो ट्रांजिस्टर देखो, अभी ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएन पीएन चिपका दो उल्टे, ट्रांजिस्टर बन गया। पहले ये वॉल्व की मदद से बनाते थे, ठीक। अब तो ये कहीं नहीं यूज होता। अब तो ऐसे कि बहुत पुरानी मशीन है, उसका वॉल्व खराब हो गया और मशीन महंगी थी तो यूज होते हैं, ठीक। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक आर्क दिख रही होगी, ये है ना, ये आयोनाइज गैसेस बनाने के लिए यूज होती थी। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं, तो ये तो अपन को पढ़ना नहीं है। तो एज अ वॉल्व पहला यूज है, ठीक है। तो रेक्टिफायर में हमने दो रेक्टिफायर देखे, फुल और हाफ। तो इसका फुल वेव और हाफ वेव। हाफ वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाफ वेव हमारा रेक्टिफायर कैसा था, सिंपली ये लो और एक जगह ये बना दो, तो आउटपुट ऐसा आ था। क्लियर। फुल वेव के लिए हमने एक जुगाड़ यूज की थी, ऐसे वाले क्रॉस डायरेक्शन में, याद आया, ब्रिज रेक्टिफायर, और आउटपुट यहां लिया था, इनपुट यहां लिया था, इनपुट, तो ये आउटपुट यहां और ये आउटपुट आ गया था। या हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक और तरीका यूज किया था, बीच में लगा सेंटर टैप। एक इधर डायोड ले लो, एक इधर डायोड ले लो, आउटपुट यहां ले लो, ठीक। तो ये डायोड का पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं मिटा रहा हूं। इस पर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन कई बार बहुत ही ट्रिकी बन जाते हैं। देखो, एक तो क्वेश्चन मैं ऐसे बना सकता हूं कि यहाँ ये इनपुट है, ये डायोड है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इनपुट का ग्राफ मैं दे दूं, इनपुट के वोल्टेज का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है इनपुट का वोल्टेज, और आउटपुट का पूछा होता। तो अब इसमें V एट डायोड और V एट रेजिस्टेंस पूछा होता। तो V एट डायोड का ग्राफ इनपुट के साथ, T के साथ कैसा बनेगा, जब ये फॉरवर्ड है तो 0 आएगा, ये सोच पा रहे हो, और ये जब रिवर्स है तो पूरा आएगा। कोई दिक्कत? झिलाई? सही। क्योंकि फॉरवर्ड में तो करंट जाएगा नहीं, तो पूरा ड्रॉप इस पे हो जाएगा, और रिवर्स में, सॉरी, फॉरवर्ड में इस पे ड्रॉप 0 आएगा क्योंकि प्योर कंडक्टर है। और V एट R का ग्राफ रेजिस्टेंस पे ग्राफ कैसा बनेगा, पहले 0, फाइनली भी 0। सोचो, ऐसा बनेगा। नहीं झिला? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे पॉजिटिव्स को मान रहा हूं। तो अगर फॉरवर्ड बायस है, तीसरा और बना देता हूं, शायद ज्यादा से नहीं समझ में आ जाएगा। करंट का ग्राफ, करंट का ग्राफ टाइम के साथ कैसा बनेगा, 0, इंक्रीजिंग,
काय का इंक्रीजिंग? एक आर पे मिनट, तो वोल्टेज बढ़ रहा मैंने है। ओके मैंने फॉरवर्ड ये सॉरी बिल्कुल सही। तो ये बनेगा, इनिशियली जैसा ही अरे सेम बनेगा है ना, वी आर हाँ जैसे क्योंकि बिल्कुल सेम। सेम ही बनना है हाँ क्योंकि ये एग्जैक्टली आर का ही तो VR मल्टीप्लाई होना है। हाँ फिर 0 तो वी आर कुछ और नहीं आई आर है, मतलब आई का ग्राफ और वी का ग्राफ सेम आ नहीं था। चलो सीख गए। बिल्कुल। चलो तो एक तो इस पर से क्वेश्चन ये बनेगा कि कुछ फंक्शन दिया होगा, आउटपुट पूछा होगा। वीडियो के सबसे पहले 0 क्यों है? कुछ थोड़ा सा तो मानते थे। अरे फॉरवर्ड में ये कंडक्टिंग है ना, हाँ ये डायोड कंडक्टिंग है, और डायोड कंडक्टिंग है तो इस पे ड्रॉप 0 है ना, अच्छा हाँ ठीक है। और इंसुलेटिंग है तो पूरा ड्रॉप खुद पे ले लेगा, करंट तो आएगी नहीं। हम्म। ठीक। सर ये ई जो है ना आपने बढ़ता हुआ क्यों बताया? जैसे कि बैकवर्ड में तो समझ में आता है कि वो रोक देगा तो ई जो पूरा ड्रॉप इस पे आना है, लेकिन वो जब फॉरवर्ड होगा तो ये ई पहले इंक्रीज करके फिर कांस्टेंट क्यों हो जा रहा है? क्या फॉरवर्ड होगा? ये आपने जो ग्राफ बनाया ना ई अरे वर्सेस फॉरवर्ड होगा तो ये वायर हो गया, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया सीधे, इसका ड्रॉप और बैटरी का ड्रॉप सेम नहीं हो जाएगा? वो तो ठीक है सर, लेकिन ये जो आपने फिर इंक्रीज क्यों करवाया? फिर तो सीधे मतलब पूरा रेजिस्टेंस पे ड्रॉप आ जाना चाहिए था ना। हाँ तो अब लेकिन फंक्शन ही ऐसा था तो हम क्या करें, इनपुट दिया है। इनपुट ही ऐसा था तो। अरे इनपुट गिवन इनपुट है। अच्छा ठीक है, मैं उसी से कंफ्यूज हो गया। ठीक। चलो क्लियर, आ गया समझ में? यस सर। है ना, इसी में बस क्या होता है कि कई बार इसका नी वोल्टेज गिवन होता है। तो मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर ये नॉन आइडियल होता, नॉन आइडियल होता तो इसके दो चीजें गिवन होती, वी नी और वी जीनर। तो नी अगर 0.6 वोल्ट है और जीनर 5 वोल्ट है, ठीक है, और अब हमें बनाना होता, और मैं बैटरी बना रहा हूं ऐसी, लेकिन ये बैटरी बदल रही है, इस बैटरी का भी है ना, तो भी मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसा बना देता हूं, या भी के साथ ही ग्राफ बना देता, लफड़ा खत्म करो, ये ई के साथ ही ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ई के साथ ग्राफ बना रहा हूं। तो इनिशियली करंट का बनाते हैं जो कि सबसे आसान होगा। बताओ, करंट का ग्राफ, ईएमएफ हम बढ़ाते जाएंगे, कहां तक करंट नहीं आएगा? नी तक 0.6 तक। लेकिन ये फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड हाँ, में क्या ये दिक्कत तो है? करंट आएगी नहीं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में भी तो लफड़ा होता है, नी वोल्टेज तक तो इंसुलेटर होता है। चल नहीं अब ये कंडक्टर बना, अब ये कंडक्टर बना तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये मैं कह सकता हूं E - 0.6/2 झिला, और रिवर्स में भी करंट तो 0। करंट जाएगा ना 0.6 से पहले, ड्रिफ्ट करंट जो रहेगा। हाँ तुम भेज देना, फिर तो रिवर्स में भी थोड़ा बहुत जाता है। आइडियल नहीं होता। मिली एम्पियर में ग्राफ बना रहे हैं, माइक्रो एम्पियर में करंट गया उड़ा देते हैं, समझ गए ना? हाँ सर। और यहां भी ऐसा, कब तक? जीनर -5 तक, और इसके बाद, ब्रेकडाउन इसके बाद तो आएगा, तो इसके बाद ये 5 5 वोल्ट का इस -5/2 पे, समझ गए? कंफ्यूजन होगा, ऐसे आएगा कुछ, है ना? मैग्नीट्यूड है। ये करंट आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली शायद ये ग्राफ ऐसा है, नीचे बहुत छोटा, ये समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये इतना कम है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर और ये मिली एम्पियर का है कि हम उसको ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सर आगे आपके समझ क्वेश्चन में? लिखो सिलिकॉन डायोड लिखा हुआ है तो हम वीनी को 0.7 मान 0.7 मान लेंगे, लेते 0.7 मान लेंगे, 0.7, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जर्मेनियम के लिए 0.3। हाँ जर्मेनियम के लिए 0.3, ठीक, आ गया समझ में?
यस सर। 1 मिनट में बारिश दिख के आया, बहुत तेज हो रही है ग्वालियर में। बढ़िया बढ़िया। 1 मिनट में देख लूँ यार, बहुत चर्चे चल रहे हैं, बहुत हाँ, तेज बारिश हो रही है। समझ रही। और अरे यार मैं नहाने यार, गलत टाइम पे क्लास हो गई यार। क्या 5 मिनट का? चलो बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है यार, मजा आ गया। जाना भी है क्लास सर। कल ले लेना क्लास बाकी। नहीं सर, हमें जाना भी है सर 20 पे एग्जाम। नहीं कल हमारा तुम्हें कहाँ टेस्ट जाना है। है? एग्जाम है। कल पेपर है। चलो हाँ, ये पेपर क्लियर है। है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ये चलो ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है कि डायोड में 3-4 डायोड हमने पढ़े थे, सबके कैरेक्टरिस्टिक IV कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक IV कर्व, कैरेक्टरिस्टिक IV कर्व डायोड का ये है, VZ VNI। क्लियर? अब हम इसी में LED का, फोटो डायोड। हाँ भैया कुछ कह रहा हूं? हाँ भैया बस हो ही रहा है खत्म, वैसे ज्यादा नहीं बचा। LED फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो LED का ऐसा बनेगा। फोटो डायोड रिवर्स बायस में लगाते हैं, नहीं एक मिनट सर, एलईडी रिवर्स बायस में काम करता है शायद। अरे यार क्या कर रहे हो? फॉरवर्ड एक पर्टिकुलर वोल्टेज। फोटो डायोड ऐसा, रिवर्स। ये फोटो डायोड ऐसा है, स्विच। ये रिवर्स में काम करता है, ये फॉरवर्ड में काम करता है। और इसमें फॉरवर्ड में क्यों काम करता है? क्योंकि जो लाइट निकलती है वो एनर्जी गैप से छोटी होती है, और इस पर लाइट गिरती है वो एनर्जी गैप से बड़ी होनी चाहिए। आ गया समझ में? हाँ। सोलर सेल का तो रट मारो, ऐसा होता है कुछ सर्कल टाइप का। ठीक है। IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व याद रखो। सीधे अगर आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो ये या कैरेक्टरिस्टिक कर्व का फोटो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले डालो। ले लिया। लास्ट इसमें आ गया कौन सा एक और डिवाइस बचा था, छोटा सा नन्हा सा, क्या सर था उस सेमीकंडक्टर में एक वाला केस आता था, रुको, चेक मारना पड़ता था कब क्या करें कब नहीं। तो अभी तो बताया वो नी वोल्टेज और उसका, हाँ थर्ड वोल्टेज रेगुलेटर है ना। वोल्टेज रेगुलेटर में बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, एक डायोड यहाँ लगाएंगे, बैटरी रिवर्स में लगेगी ऐसे, है ना, और ये लोड आएगा यहाँ। क्लियर? आ गया समझ में? तो इसके जीनर वोल्टेज का कुछ दिया होगा, जैसे ये 6 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है, ठीक है, तो बचा हुआ 3 वोल्ट हमें इस पे रखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां से पक्का कुछ ना कुछ करंट जाएगा, है ना। तो ये आउटपुट के अक्रॉस अपने आप को इस तरह मेंटेन रखेगा। तो ये लोड के अक्रॉस हमेशा 6 वोल्ट की कांस्टेंट सप्लाई आएगी। तो इस पर से क्वेश्चन सीधे सर्किट बेस्ड होते हैं। पूछा होता है यहां से करंट कितना जा रहा है, इसमें हमें ये चेक लगाना पड़ता है कि इसका ब्रेकडाउन हुआ भी है कि नहीं हुआ है ना। तो क्वेश्चन का एग्जांपल देखो। जैसे ये था क्वेश्चन, है ना, ये 6 वोल्ट पे ब्रेक होता है, VZ की वैल्यू 6, ये 10 ओम, ये 15 ओम, ये मान लो हमने दिया 9 वोल्ट। अब पूछा है करंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम ओपन। अगर ये ओपन होता तो आंसर क्या आता? तो पॉसिबिलिटी ये है कि ओपन होता तो ये फिगर ऐसा बनता। ये 9 वोल्ट है, इस पे ड्रॉप 9 × 10/25, 90/25, 4 से कम है, 3.8 वोल्ट के करीबन। तो हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है, यही हमारा आंसर है, और करंट यहां से निकल जाएगा। पक्का समझ में आया? 9/25 ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। क्लियर? लेकिन अगर इसी 9 की जगह हमने 16 वोल्ट लगाया होता, अब हम सॉल्व करते तो यहां से करंट 16/25 ये जाता, इस पे ड्रॉप आता 16/25 × 10,
160/25, ये 6 वोल्ट से बड़ा है। इसका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया, क्योंकि ये ओपन सर्किट अब नहीं रह सकता। तो ये सॉल्यूशन फिर से कैसे सॉल्व होगा? ब्रेक डाउन करा के। पक्का आया समझ में कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पक्का 6 वोल्ट है और यहाँ 6 वोल्ट है, ये 10 ओम है, तो यहाँ 0.6 एम्पियर है, बचा हुआ 10 वोल्ट इस पे। तो यहाँ से करंट कितना आया? 10/15, 2/3 एम्पियर। तो यहाँ से 2/3 माइनस 2/3 माइनस 0.6 0.06 एम्पियर। अब अगर पूछा होता डायोड पे पावर कितनी डेवलप हो रही है, तो पावर डेवलप्ड एट डायोड कितनी है? 6 into 0.06 एम्पियर। झेल गया? यस सर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डायोड लिखा है कि 1 वॉट झेल सकता है, क्या डायोड बचा रहेगा? आंसर है यस, क्योंकि 1 वॉट से कम। आ गया समझ में? ये इसके न्यूमेरिकल। ठीक, यही चेक करना था। लास्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में बस आपको एक फॉर्मूला IE IB IC, वैसे ट्रांजिस्टर मुझे लगता नहीं आएगा। वार्षिक तो आ रहा है IC तो आ रहा है, अगर इससे रिलेटेड आए तो बनेगा, नहीं तो छोड़ देना। ये आया। अब इसी को हम इनपुट इस पे लेते हैं, आउटपुट इस पे लेते हैं। किसमें? कॉमन एमिटर। कॉमन इमीटर। ये कॉमन इमीटर, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू IC/IB। और दूसरा IE = IB + IC, और इनपुट अगर इधर लिया, आउटपुट इधर लिया, तो दिख रहा है ये कॉमन बेस है। कॉमन बेस है। और इसमें अल्फा की वैल्यू आउटपुट बाय इनपुट, IC/IE, और रिलेशन दोनों में मिल गया। हाँ, 1/α + 1/β बराबर IC से डिवाइड करो, माइनस। ये रिलेशन। ठीक, बस इतने से ही काम चल जाएगा। इससे ज्यादा करना हो तो मेरी ट्रांजिस्टर की क्लास देखना, अदरवाइज मुझे पर्सनली लगता है इग्नोर मार, किस्मत पे छोड़ो। इसके लिए जबरदस्ती एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर AM/AC क्या? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो तो याद होगा यार, वो थोड़ी भूल गए होगे। सर उसका एक कम्युनिकेशन, वो तो याद तो कम्युनिकेशन में तो तुम्हें फंक्शन याद रखना है। फंक्शन AC sin ओमेगा CT YC, और मॉड्यूलेटेड AC + AM cos AMT या sin AMT ओमेगा MT, सॉरी, इनटू sin ओमेगा CT। CD फॉर्मूला लगाओ, 3 मिल जाएंगे, एक ओमेगा C + ओमेगा M, ओमेगा C - ओमेगा M, और एक ओमेगा C। ये अपर मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM/AC होता है। लोअर साइड बैंड। 1 मिनट। तो इसमें 2 टर्म आते हैं, एक बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी होती है? इन दोनों का डिफरेंस, ओमेगा C + ओमेगा M माइनस ओमेगा C - ओमेगा M, 2 ओमेगा M। क्लियर? और एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM/AC, M ऊपर C नीचे। बैंडविड्थ में डिवाइड बाय 2π भी करना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करता है यूनिट किसकी दी है। रेडियंस में दिया है तो ये लिख दो, हर्ट्ज में लिखा है तो 0.25 कर देना, इतने में ही काम हो जाएगा ना। बस बस बस, इसमें इतने में ही काम चल जाएगा। हाइट वाला तो वो तो यार √2RH, ये थोड़ी भूल जाओगे रे। याद रहे। H1 H2 टोटल रेंज। एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, ठीक। और इसमें 3 कम्युनिकेशन थे, स्पेस वेव, स्काई वेव और ये ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव यूज करेंगे फ्यू अप टू 5 मेगाहर्ट्ज, स्काई वेव करेंगे 5 से 30, स्पेस वेव करेंगे बियॉन्ड 30 टू फ्यू गीगाहर्ट्ज। झिल गया? ये था इसमें, छाप लो। सर एनसीईआरटी से भी कुछ पढ़ना है क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, कुछ रटने वाला पार्ट हुआ तो सर नहीं होगा। तो अब इसके क्वेश्चन लगा लो मेंस वाले। हाँ, जो वो बुक शेयर की है ना, उस पे उसके क्वेश्चन लगा लो। बने नहीं थे पिछली बार इसके क्वेश्चन, अब बना के दे दूंगा। ठीक है, एक बुक शेयर की है ना 1000 पेज की, उसमें ये टॉपिक ढूंढ के इलेक्ट्रॉनिक्स और ये लगा लो। हाँ सर, है उसमें। चलो सर लॉजिक गेट्स में वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वगैरह बता दीजिए, बस टर्मिनोलॉजी बता दीजिए। तो ये तुम भूल गए सब?
वैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स किसको कहते हैं? हाँ वो तो उल्टा कर देते हैं ना, ये negation नेगेशन है एंड हम्म। ये तो भूले नहीं होगे। ये तो और चले और P और Q ये चीज नेगेशन ऑफ Q नेगेशन P ये कंट्रा पॉजिटिव, ये दोनों सेम है और इसका मतलब है इफ P देन Q और इसी का मतलब है P और नॉट Q, उल्टा लिख देते हैं। नहीं नॉट P और Q, सॉरी नॉट उल्टा लगा दी, नॉट P और Q बस। और डी मॉर्गन्स लॉ, कन्वर्स इसी का इंप्लाइज उल्टा कर देते हैं ना, Q इंप्लाइज P। हाँ कन्वर्स ये है, ये कन्वर्स है Q इंप्लाइज P, ये कन्वर्स है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक, इनवर्स 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 नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q ये इनवर्स है, ठीक, और ये भी बराबर नहीं होते। और कन्वर्स ऑफ इनवर्स ही कंट्रा पॉजिटिव है, कन्वर्स और इनवर्स ही कंट्रा पॉजिटिव है। इक्विवेलेंट मतलब ट्रुथ टेबल सेम बन जाए। स्क्रीनशॉट लो, ले लो, मिटा रहा हूँ। चलो तो अब सुनो, अब अपने डाउट कलेक्ट करो सब, इससे रिलेटेड वो शीट लगा लो तुम तीनों की, तीनों के डाउट कलेक्ट करो, शाम को एक बार और मिलेंगे 7:30 बजे, ठीक है? तीनों टॉपिक जो मैंने लगाए हैं मैं शाम को बताऊंगा, है ना? और सर अब ये इसकी Zoom ये इसकी क्लाउड लिंक की दे दीजिएगा इस रिकॉर्डिंग की भी। क्यों?